इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने कल बता दिया था कि आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। इससे आगे का पार्ट जब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में जेड एन प्लस एन और इंटू एन, हमारे पास एक बीजीय संरचना दी हुई है जिसमें प्लस एन का मतलब है कि एन mod n पर जोड़ है, इंटू एन का मतलब एन mod n पर गुणा है, और हमें सिद्ध करना है कि यह बीजीय संरचना हमारे पास क्रम विनिमय तत्सम वल्य है। क्रम विनिमय तत्सम वल्य कंडीशंस जो है हमारे पास कम्यूटेटिव, हमारे पास यूनिट रिंग हमें प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव यूनिट रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पार्ट हमारे पास जेड एन और प्लस एन के लिए आबेली ग्रुप। इस आबेली ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहली कंडीशन लेके चलेंगे, जेड एन और प्लस एन को एसोसिएटिव प्रूफ करेंगे। एसोसिएटिव यानी साहचर्यता। हमें पता है कि कोई भी हमारे पास समुच्चय दे दिया जाए उसमें एडिशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। अगर एडिशन एसोसिएटिव होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस एन बेस पर बी प्लस एन बेस पर सी इक्वल होगा ए प्लस एन बेस पर बी प्लस एन बेस पर सी के। हम लिखेंगे कि जो योग होता है, योग हमेशा साहचर्य होता है, अतः जेड एन और प्लस एन भी साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करता है। सेकंड कंडीशन, जेड एन और प्लस एन में तत्समक। हमें पता है योग का तत्समक 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। इसका अर्थ ये हो गया कि 0 जो है वो इसका तत्समक है, और अगर 0 तत्समक है तो 0 जेड एन से बिलोंग करता है, क्योंकि पूर्णांकों के संख्याएं एन हमारे पास पूर्णांक लेके चलेंगे तो उसमें 0 शामिल होता है, अर्थात तत्समक भी, योज्य तत्समक भी इसमें विद्यमान है। तीसरी कंडीशन, जेड एन और प्लस एन के अंदर प्रतिलोम। प्रतिलोम इनवर्स, अगर हमें ए का इनवर्स निकालना है वो भी प्लस एन बेस पर, b इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए। अब अगर b इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए तो b की वैल्यू क्या लें, हम किस तरह से b की वैल्यू को हम डिफाइन करें ताकि ये जो वैल्यू आ जाए वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। b की वैल्यू -a तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, क्योंकि -a इस समुच्चय में नहीं आएगा। जेड एन है, जेड एन का मतलब ही हमारे पास ये है 0 से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 3 अप टू n-1 तक की संख्याएं इसमें शामिल होंगी। अगर n-1 तक की संख्याएं हैं तो इसमें ऋणात्मक मान तो बराबर है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी योज्य प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। योज्य प्रतिलोम किस तरह से विद्यमान है, अगर हम इसमें इस कंडीशन के अंदर a प्लस n-1 इंटू ए ले लें n बेस पर, तो इसका जोड़ देखिए क्या आएगा। अगर इसका जोड़ करें तो ये बनेगा a प्लस एन बेस पर एन ए माइनस हमारे पास बन जाएगा a के, a से a कैंसिल हो जाएगा। एन ए का मतलब n से पूरा पूरा विभाजित जाता है, और अगर n से पूरा पूरा विभाजित जाता है या n बार a को बार बार घटाते जाएं n टाइम्स तो ये 0 बचेगा। अगर ये 0 बचेगा तो ये जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब a का प्रतिलोमी n-1 नहीं होगा, और n-1 a जो है वो बिलोंग करता है जेड एन से, अर्थात दिया गया जो हमारे पास संक्रिया है उसमें प्रतिलोमी भी विद्यमान होगा। जब भी हम किसी भी मॉडेम पर परिभाषित करते हैं तो उसका प्रतिलोमी डायरेक्ट माइनस में ना लिखकर हमें उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड करना पड़ेगा। अगर आप सपोज करके चलते हैं +5 पर अगर हमें दे दिया जाए Z5 और +5, हमें पता है कि 2 में क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए। 3 ऐड करने पर 0 आ जाएगा, यानी 5 - 2 हो गया ना।
इसको चाहे आप 5-2 लिख लीजिए, चाहे इसको n-1 इंटू ए की फॉर्म में लिख लीजिए, n-a लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। n-a के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर n-a के रूप में लिखेंगे n 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि n मॉडेम है, n में से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के इक्वल आ रहा है। तो n-a जो होगा वो हमारे पास इसमें इसका इनवर्स हो जाएगा, और n-a क्योंकि n से छोटी कोई भी पूर्णांक संख्या और n से छोटी कोई भी पूर्णांक संख्या जो होगी वो Zn में विद्यमान होगी। ये नियम हमारे पास लागू हो जाएगा। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं इस प्रकार से जिसमें हमें जोड़ के अंदर मॉडेम दिया गया हो, चाहे आप 2 + 6 बेस पर 4 ले लीजिए तो भी ये 0 बन जाएगा, और 4 क्या है, 6 - 2 के बराबर है। 6 - 2 n के रूप में हम परिभाषित करते हैं, तो n-a के रूप में ये परिभाषित हो जाएगा। प्रतिलोमी भी इसमें विद्यमान है। प्रतिलोमी के बाद में क्या कंडीशन थी, Zn + n क्रमविन में R14, क्रमविन में या कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या कंडीशन थी, हमें बताया जोड़ हमेशा कम्यूटेटिव होता है, चाहे बी में ए ऐड कीजिए चाहे ए में बी ऐड कीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि Zn + n योग हमेशा क्रमविन में होता है। पहली 4 कंडीशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके चलते हैं। R21 Zn × n के लिए आपने इस पर प्रूफ करना है। सबसे पहले साचर्यता, वही लाइन लिखनी है जो यहाँ पे हमने योग के लिए लिखी थी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है। सो ये जो हमारे पास टर्म बनेगी वो ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी। यहाँ हमारे पास साचर्यता का नियम हमेशा लागू होगा, क्योंकि योग के लिए हमेशा लागू होता है पूर्णांकों पर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होगा। सेकेंड कंडीशन, Zn × n के लिए आइडेंटिटी यानी तत्समक, जैसा हमने पहले पढ़ा था, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, और 1 क्योंकि किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के इक्वल आ जाएगा, और 1 जो है वो Zn में बिलोंग करता है, इसलिए आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर हमें प्रूफ करना था इसमें Zn और × n के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वही मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है पूर्णांकों पर, इसलिए कम्यूटेटिव की भी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। उसके बाद में हमारे पास थर्ड कंडीशन Zn + n और × n, इसके लिए हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a + n b × n c करेंगे तो वो a × n c प्लस b × n c के रूप में आएगा। अर्थात बंटनता गुणधर्म, योग पर पूर्णांकों में योग पर गुणन जो होता है वो हमेशा बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। अगर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो ये जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी की सारी अप्लाई हो रही हैं। पहली 4 कंडीशन, इस कंडीशन और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिंग बन गया, वलय बन गया। वलय के साथ में तत्समकी वलय बन गया क्योंकि तत्समक भी विद्यमान है, प्रतिलोमी वलय बन गया क्योंकि प्रतिलोमी भी विद्यमान है। इसका मतलब यह दिया गया समुच्चय एक क्रमविन में तत्समकी वलय है। अब अगर ये प्रांत या क्षेत्र से करना होता तो प्रांत और क्षेत्र तभी हो सकता था जब n एक अभाज्य संख्या होगी। वो हम पीछे क्वेश्चंस में और थ्योरम्स में प्रूफ कर चुके हैं कि n एक अभाज्य संख्या होने पर ही ये प्रांत या पूर्णांकीय क्षेत्र बन सकता है, अन्यथा यह प्रांत या पूर्णांकीय क्षेत्र नहीं होगा, पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र नहीं होगा। इसके अंदर हमें यह सिद्ध करना है 26वें में कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण परिमित होता है। एक पूर्णांकीय प्रांत दिया हुआ है उसमें भी परिमित है। अब परिमित में एक निश्चित संख्या मान लें,
मान लेते हैं कि Z5 + 5 और × 5 एक पूर्णांकीय प्रांत है। इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे Z5 के अंदर वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4। इस 5 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 5 मॉडेम पर 0 आएगा। 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। 5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। कोई भी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम a को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 0 आ जाए तो वो n जो है वो उस इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 बन रहा है। इसका मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक जो होगा पूर्णांकीय प्रांत का वो क्या होगा? पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण यहाँ पे 5 आ रहा है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 0 के इक्वल बन रहा है, जो कि एक परिमित संख्या है। ये एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत था और उसका जो अभिलक्षण आ रहा है वो भी एक परिमित आ रहा है, जो हमें सिद्ध करना था बस। इसी प्रकार 27वें में बुलिया वलय दिया है। हमने एक परिभाषा की थी बुलिया वलय की कि एक ऐसा वलय है जिसमें किसी अवयव का उसी अवयव से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वही अवयव आ जाए, या ये कह दें कि a² = a हो तो उसे हम बुलिया वलय कहते हैं। इसका उदाहरण था 0,1। अगर प्लस और गुणा के लिए एक बुलिया वलय को परिभाषित करता है तो हमें सिद्ध करना है कि इसका अभिलक्षण कितना है? 2 है। अगर इसका अभिलक्षण 2 है, ये +2 और × 2 पर परिभाषित होगा। अगर हम सीधा प्लस और × लिख देते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन को यानी द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित नहीं करेगा। इसलिए +2 और × 2 पर डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर +2 और × 2 पर डिफाइन करते हैं तो 2 को 1 से गुणा करने पर रिजल्ट जो आएगा वो 0 आ रहा है। 2 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिससे इनके अवयवों को गुणा करने पर ये 0 बन रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका जो अभिलक्षण है वो कितना है? 2 है, जो हमें सिद्ध करना था इसमें। उसके बाद में 28वें सवाल में हमें दिया हुआ है कि 2 अभिलक्षण वाली क्रमविन्मय वलय, क्रमविन्मय यानी क्रमविन्मयता के नियम का पालन करती है। सिद्ध कीजिए कि a + b² = a² + b²। अगर अभिलक्षण 2 है तो अभी अभी जो हमने परिभाषा की है उसके अनुसार अभिलक्षण 2 का मतलब होता है कि किसी भी अवयव को 2 से गुणा करने पर उसका जो उत्तर आएगा वो 0 बनेगा। अगर हम a लेके चलते हैं तो 2a की वैल्यू भी 0 बनेगी और 2b की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि वलय का अभिलक्षण 2 है। a और b दोनों ही इस वलय R के अवयव मान के चलते हैं। हमें सिद्ध करना है a + b² = a² + b²। ये टू प्रूव का पार्ट है। इसको प्रूव करने के लिए a + b² लेके चलते हैं। इसका मतलब a + b का मल्टीप्लाई करेंगे a + b से, सॉल्व करेंगे a² + ab + ba + b² आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। a² + 2ab + b² लिख सकते हैं, जिसको a² + 2ab + b² लिखा जा सकता है, लेकिन 2a की वैल्यू 0 है। अगर 2a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा a² + b² के, जो कि हमें प्रूफ करना था, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है।